जय संविधान, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, उल्टी गिनती शुरू हो गई। बहुत दिनों से हम लोग कल्पना कर रहे थे, जिस प्रकार का रिजल्ट 4 जून को आया था लोकसभा का, चंद्रबाबू नायडू कब सपोर्ट विड्रॉ करेंगे, कब नीतीश कुमार सपोर्ट विड्रॉ करेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कब टूटेगी, ये दिन गिनने बहुत ज्यादा आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अंतर विरोध बढ़ रहे हैं, उससे ये अब जानना आवश्यक हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस दिन टूटेगी और किस दिन ये सरकार गिर जाएगी। देखिए, 2014 से लेकर 2024 तक, जब तक मोदी जी के पास स्पष्ट बहुमत था, नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता को अपने हाथ में लेकर चलाया है। केवल अमित शाह के साथ मिलकर चलाया है। सारे मंत्रालय में कौन से अधिकारी बैठेंगे, पीएमओ के लोग वहां जाके सूचना पीएमओ को भेजेंगे। जो नए नए लोग जो विधायक बनने योग्य नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। बड़े बड़े लोगों को किनारे बिठाया, जिससे कि वो माननीय मोदी जी अमित शाह जी के प्रतिद्वंदिता न कर पाए और उन्हें कोई चैलेंज न करे। मोदी जी का और अमित शाह जी का एक छत्र राज्य गुजरात लॉबी का पिछले 10 साल में चला। आपने देखा, जो लोग 30-30, 40-40 साल से कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस में बड़े बड़े पदों से विराजमान थे, सिंधिया जी हों, गुलाम नबी आजाद हों, अमरिंदर सिंह हों, सुनील जाखड़ हों, जितिन प्रसाद हों, ऐसे लोगों को बीजेपी ने, मोदी जी ने बीजेपी में लिया। न केवल लिया, बल्कि उनको राज्यसभा भेजा, विधानसभा भेजा, लोकसभा भेजा, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया हेमंत विश्व शर्मा को, और टीएमसी से आए हुए शुभेंदु अधिकारी को बहुत बड़ा पदभार वेस्ट बंगाल के अंदर दे दिया। अशोक चौहान को राज्यसभा भेज दिया, प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा भेज दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी में 30-30, 40-40 साल से बैठे हुए लोग थे, उनको धता बता दी। लेकिन वो समय था, मोदी जी की तूती बोलती थी, किसी में हिम्मत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का और अमित शाह जी का विरोध कर ले। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद जिस प्रकार के तेवर चंद्रबाबू नायडू ने दिखाए, नीतीश कुमार ने दिखाए, चंद्रबाबू नायडू ने अपने प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ का पेट्रोलियम रिफाइनरी का प्रोजेक्ट ले लिया, विशेष राज्य के दर्जे की बात की, हर मंत्रालयों से बजट एलोकेशन की बात की। नीतीश कुमार ने भी बजट एलोकेशन की बात की, विशेष राज्य के दर्जे की बात की। ये तो चलिए सहयोगी दल थे। कर्नाटका के एक 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दलित सांसद हैं, उन्होंने कहा, अब ये पहले 2024 के पहले, 2014 से 24 के पहले ये कल्पना नहीं की जा सकती कि कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ये बात कह सकता है। उन्होंने कहा, मुझे मंत्री पद इसलिए नहीं मिला कि मैं दलित वर्ग से आता हूं, 7 बार जबकि जीता हूं। उन लोगों को मंत्री बना दिया गया जो 2-2, 3-3 बार जीते हैं, लेकिन क्योंकि बनाया, क्योंकि वो सवर्ण है। अब इस बात का मतलब समझिए, उत्तर प्रदेश के एक विधायक ये कहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीतने की कोई संभावना नहीं है अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाती। बहुत बड़ा कदम नहीं उठाती का मतलब यह है कि योगी जी को हटा दो। अब योगी जी को हटा दो तो लाओ किसको? क्योंकि जिस प्रकार के हिंदुत्व, एकमात्र हिंदुत्व के दांव पर मोदी जी ने अपनी इमेज बनाई है, वैसे ही हिंदुत्व के दांव पे योगी जी ने भी अपनी इमेज बनाई है, बुलडोजर के माध्यम से इमेज बनाई है। और वो इतना प्रचलित हो गया बुलडोजर कि जब यूके के तत्कालीन प्रधानमंत्री देश के अंदर आए तो वो भी बुलडोजर के ऊपर चढ़ गए। और बाकी प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने भी योगी जी से शिक्षा लेते हुए अपने भी प्रदेश में बुलडोजर का उपयोग करना शुरू कर दिया। अगर उन विधायक जी की बात मानी जाए
और योगी जी को हटा दिया जाए तो बुलडोजर राज का क्या होगा? वो हिंदू राष्ट्र के प्रतीक योगी जी का क्या होगा? और ना हटाया जाए तो जो विधायक जी कह रहे हैं वो बात सही निकल जाएगी। एक विधायक जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि इतना भ्रष्टाचार तो मैंने अपने जीवन के 40-45 साल में कभी नहीं देखा जो अब देख रहा हूं। और बात को सही लगती है, रोज कोई ना कोई पुल टूट जाता है, कोई ना कोई सड़क धंस जाती है। मुगलों और अंग्रेजों के जमाने के पुल नहीं टूट रहे, इमारतें नहीं टूट रही, चू नहीं रही, और आज के अगले 2-3 साल पहले बल्कि जिसका उद्घाटन करने मुख्यमंत्री जा रहे हैं वही पुल टूट जा रहा है। हम लोगों ने तो बचपन में ट्रेनों में बड़ा सफर किया है, आज तक तो हमें याद नहीं कि ट्रेन टपकी हो। अब तो वंदे भारत ट्रेन भी टपकने लगी है। और वंदे भारत ट्रेन जो है, रेल वही है, डिब्बे वही हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चोंच वोंच बना दी है, किराए डबल हो गए हैं। तो राम मंदिर भी टपकता है, ट्रेनें भी टपकती हैं, पुल भी ढहते हैं। तो ये विधायकों और सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं वो इस बात से बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से व्यथित हैं कि जिस निष्ठा के साथ उन्होंने 40-50 साल अपने भारतीय जनता पार्टी को दिए, उसको अनदेखा करके गुजरात लॉबी ने असली भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों को किनारे कर दिया और कांग्रेसी जो लोग अपनी पार्टी से अपनी सत्यनिष्ठा स्थापित नहीं कर पाए उनको अपनी पार्टी में लेके उच्चतर स्तर पे बिठा दिया। अच्छा, इसके अलावा जितने भी आज केंद्रीय बड़े बड़े मंत्री हैं, ज्यादातर ऐसे हैं जो आईएएस अफसर रहे, आईएफएस अफसर रहे और जमीनी राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं। निर्मला सीतारमण जी हों, जयशंकर जी हों, अश्वनी वैष्णव जी हों, बड़े बड़े मंत्रालय, और बार बार राज्यसभा भेजो, बड़ा मंत्रालय दो, क्योंकि जो लोकसभा में जीत के आया है आदमी, जमीनी स्तर से जीत के आया है, उसका अपनी पकड़ है क्षेत्र में, और क्षेत्र में पकड़ है तो वो चुनौती है बड़े बड़े नेताओं की गुजरात लॉबी के खिलाफ। तो एक तो लोकसभा चुनाव से थोड़ा सा संकेत मिला, और ये जो उपचुनाव अभी हुए हैं और करीब करीब हर प्रदेश में हुए हैं, पंजाब में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, बंगाल में हुआ है, बिहार में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, माने एक प्रकार के पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। और नॉर्मली होता क्या है कि जिस विधानसभा के अंदर जिस पार्टी का बहुमत होता है नॉर्मली उसी में बाई पोल्स में उसी के लोग जीतते हैं। वो इसलिए भी जीतते हैं कि भाई एक आध सीट अगर अपोजिशन को जिता देंगे तो क्या फायदा, तो सत्ता पक्ष के ही लोगों को जिताओ जितना हमारे क्षेत्र का काम हो जाए। नॉर्मली होता है, हमेशा से ये करीब करीब होता है। लेकिन जनता का रोष लोकसभा के चुनाव के बाद इन बाई पोल्स के अंदर जिस प्रकार से दिखा है, जिस प्रकार से जनता ने अपने संकेत दिए, इसका मतलब यह है वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जैसे आपने सुक्खू सरकार को गिराने का प्रयास किया, ऑपरेशन लोटस चलाया, बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा, 3 इंडिपेंडेंट विधायकों को तोड़ा, और आज की तारीख में जब चुनाव हुआ तो सुक्खू जी की पत्नी भी चुनाव जीत गई और 3 में से 2 सीटें कांग्रेस जीत गई, केवल 1 सीट हमीरपुर की बीजेपी को मिली, 1 सीट। तो हिमाचल प्रदेश में इसका माने हिमाचल की जनता चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की और सुक्खू सरकार रहे। वेस्ट बंगाल के अंदर जो 4 सीटों में चुनाव हुआ उसमें 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, नॉर्थ बंगाल की, और चारों के चारों सीटें टीएमसी जीती और बड़े बहुमत से जीती। इसका माने भारतीय जनता पार्टी का पत्ता सुपड़ा साफ हो गया है वेस्ट बंगाल से। जो विधानसभा में पता चला था, लोकसभा में पता चला था, अब
इस बाईपोल में तो पता चला कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में खत्म। बिहार के अंदर रुपौली सीट जनता दल यूनाइटेड के पास ये सीट थी, बीमा भारती के पास, वो आरजेडी में आई थी, पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ी थी, हार गई थी, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ी आरजेडी की टिकट पे, जेडीयू के कैंडिडेट मंडल जी थे और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। जेडीयू पिछली बार 25-30 हजार वोट से जीती थी और नीतीश कुमार ने खुद दौरा किया था, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों ने खुद दौरा किया था और बहुत सारे मंत्री जाके वहां बैठ गए थे पूर्णिया में। इसके बावजूद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया, जेडीयू हार गया। मतलब 25-30 हजार की लीड लेने वाला आदमी हार गया, पार्टी हार गई। सबसे बड़ा आश्चर्य उत्तराखंड, जहां पे लोकसभा में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और विधानसभा में भी क्लीन स्वीप किया। 2 जगह चुनाव था। मैंगलोर एक अल्पसंख्यक मेजॉरिटी डोमिनेटेड सीट है और बद्रीनाथ, जो भगवान बद्रीनाथ का क्षेत्र है, बद्रीनारायण का, जो हिंदू डोमिनेटेड क्षेत्र है, और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। दोनों सीटें कांग्रेस जीत गई। माने मुसलमानों ने भी बीजेपी का साथ, खैर वो तो छोड़ ही रखा था, हिंदुओं ने भी, जो असली हिंदू हैं उन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। हिमाचल जहां हिंदू बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है, उत्तराखंड जहां हिंदू बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है, दोनों जगह बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। मध्य प्रदेश, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा बुरी हालत कांग्रेस की हुई थी और आज की तारीख में वहां पे अच्छी खासी लीड से कांग्रेस का कैंडिडेट आगे चल रहा है, बीजेपी पिछड़ रही है, जबकि सरकार बीजेपी की है। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो वहां बीजेपी को जीतना चाहिए था, वहां पे कांग्रेस लीड कर रही है। तो पूरे विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के, जिस प्रकार से उन पे पकड़ थी गुजरात लॉबी की, माननीय मोदी जी की और शाह जी की, वो पकड़ ढीली पड़ रही है। राजनीति के तभी तक अपने नेता के साथ रहते हैं जब तक उनको लगता है ये हमें चुनाव जिता सकेगा। अगर चुनाव हराएगा तो इसके साथ रहने का क्या फायदा, वहां जाओ जहां लोग चुनाव जिता सकें। अभी तक राहुल गांधी के बारे में माना जाता था कि ही कैन नॉट लीड हिज कैंडिडेट्स टू विन। बीजेपी में मोदी जी वो करा सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में और विधानसभा के बाईपोल्स में ये दिखा दिया कि राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की थी और जिस प्रकार का जनता से संपर्क किया था, उसके फल मिलने शुरू हो गए हैं। और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो लोग रहेंगे वो जीतेंगे और जो दूसरी तरफ रहेंगे उनके जीतने की संभावना नहीं है। इसीलिए उनके दल के भीतर से ये भ्रष्टाचार की बातें, दलित विरोध की बातें, संविधान विरोध की बातें, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा कदम लेने की बातें उठ रही हैं। अब ये कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, यह महाराष्ट्र से होगा या उत्तर प्रदेश से होगा, लेकिन होगा। क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर भी एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता, जो पहले कांग्रेस के नेता थे, केंद्रीय मंत्री रहे, अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं और अहिरवार में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, उनकी बेटी कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। अब बेटी कांग्रेस ज्वाइन कर रही तो आप समझ सकते हैं पिता भी ज्वाइन कर ही रहे, पहले कांग्रेस में ही थे, बड़े वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं हरियाणा के, और अहिरवाल में उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो धीरे धीरे बीजेपी के अंदर असली बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी से विद्रोह करने वाले हैं और जो कांग्रेस से आयातित लोग हैं, जिनको सीबीआई और ईडी से डरा डरा के बीजेपी में लाया गया था, वो भी सोच रहे हैं कि आने से कोई फायदा तो हुआ नहीं। राहुल गांधी ने तो अपनी इमेज बहुत ज्यादा बढ़ा ली पदयात्रा के माध्यम से, और एक और काम किया राहुल गांधी ने जिससे उनकी इमेज में 100 गुने की बढ़ोतरी हो गई। मुकेश अंबानी साहब की बेटे की शादी हुई। बेटे की शादी एक शुभ अवसर होता है, सभी को आशीर्वाद देना चाहिए, हम भी शुभकामनाएं देते हैं और आशीर्वाद देते हैं।
लेकिन 3-4 हजार करोड़ का खर्चा उस देश में जहां लोगों पर रहने के मकान नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, बेरोजगारी से परेशान है, वहां पे इस पर विलासिता का खर्चा, तो विदेशी भी सोचते होंगे कहां 3,000 करोड़ शादी में खर्च हो रहे हैं और कहां लोगों के पास रहने को झोपड़ी नहीं है, सड़क के किनारे सोते हैं, अपने रिक्शे पे सोते हैं, अपने ठेले पे सोते हैं। सारे विपक्षी नेता गए, एनसीपी के गए, शिवसेना के गए, समाजवादी पार्टी के गए, आरजेडी के गए, टीएमसी के गए, बीजेपी के खैर गए ही गए। एकमात्र परिवार जोखिम था इसमें, क्योंकि एक देश के सबसे बड़े पूंजीपति की उसमें अगर नहीं जाते हैं, इसका माने पूंजी निवेश, पैसा, बिना पैसे की राजनीति कैसे करेंगे। लेकिन वो जोखिम उन्होंने लिया। और जब मुकेश अंबानी साहब सोनिया गांधी जी को काट देने गए थे, वहां राहुल गांधी 10 किलोमीटर दूर जाके मजदूरों के साथ बैठ के चिनाई कर रहे थे। मैसेज और लाउड एंड क्लियर, सब लोग उधर हो जाएं, पूंजीपतियों की तरफ हो जाएं, मैं गरीबों के साथ। तो एक तो मैसेज जा रहा है गरीबों के बीच में कि ये नेता है जो तुम्हारी रहनुमाई कर सकता है, ये तुम्हारे हकों के लिए लड़ सकता है, बाकी लोग तो उनके आजादे पार्टी खा के चले जाएंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो। तो ये जो गांधीवादी सिद्धांतों को फॉलो करने की नीति राहुल गांधी ने उठाई है, जैसे उन्होंने कहा ये जो स्मृति ईरानी जी पे अनर्गल टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए, महिला हैं, सम्मानित हैं, ठीक है, जीत हार होती रहती है, बट वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू हर। जबकि हर तरह का आघात उन्होंने स्मृति ईरानी से झेला है। तो ये स्पिरिट है उस धर्म की जो धर्म कहता है कि हमको दूसरे के प्रति दया भाव रखना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए, और दुश्मनी जो तो को कांटा बोए ताए बो तू फूल, तो के फूल के फूल हैं ताक्यों हो त्रिशूल। तो राहुल गांधी की ये जो एक छवि गरीबों के और मध्यम वर्ग के बीच में उभर रही है, और पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में जो एक संघर्ष गांधी और लोहिया और गोडसे के बीच में शुरू हो गया है, मुझे लग रहा है अब गांधी जीत रहे हैं, अब संविधान जीत रहा है, अब लोकतंत्र जीत रहा है। और धीरे धीरे वो समय का इंतजार केवल करना है, वो 15 दिन हो, 1 महीना हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, जब भारतीय जनता पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट होगी और लोग विद्रोह करेंगे, कहेंगे अब आप चुनाव जिताने लायक नहीं रहे, अब हम पुरानी अटल जी की नीतियों पे चलेंगे और ये हिंदू मुसलमान छोड़ेंगे। क्योंकि ना तो आप समाजवाद में रहे, ना आप पूंजीवाद में रहे, आप तो केवल एक प्रदेश के पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने वाले वाद में रहे। तो वेट करते हैं कब ये होता है, मुझे लगता है जल्दी होगा। संकेत जो मिल रहे हैं, और इस बाई इलेक्शन से और ये तेज हो गया है अनुमान, और जो उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा क्षेत्रों का उपचुनाव होगा, मुझे लगता है उसमें पुष्टि और होगी और भारतीय जनता पार्टी में टूट की संभावनाएं तेजी से बढ़ेंगी। वेट करते हैं, लेट अस वेट एंड सी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद और जय संविधान।